welcome back to my channel again. Today we are going to discuss about some MCQs related to teaching aptitude. ये प्रैक्टिस सेट रहेगा हमारा EMRS के लिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है. लर्निंग ए टेक्निक में आएगा यहाँ पे, मे प्रोवाइड अस ए जॉब. मतलब जब हम एक टेक्निक को सीख लेते हैं तो वो हमें जॉब प्रोवाइड कर सकती है. सही बात है, चैट जीपीटी सीख लेंगे या एक्सेल सीख लेंगे या हम बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख लेते हैं तो वो हमें जॉब अपॉर्चुनिटी में हेल्प करती हैं. लर्निंग ए टेक्निक में प्रोवाइड अस विथ क्रिएटिविटी. टेक्निक को सीखना क्रिएटिविटी में हेल्प कर सकती है पर प्रोवाइड नहीं कर सकती क्रिएटिविटी, क्योंकि ये नेचुरल होती है, इननेट एबिलिटी होती है इंडिविजुअल्स की. तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट है, तो ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, द लेक्चर कैन बी यूज टू प्रोवाइड दैट सक्सेसफुली. लेक्चर्स को हम यूज़ कर सकते हैं क्या प्रोवाइड करने के लिए. लेक्चर्स को हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रिपीटेशन एट स्पेसिफिक टॉपिक इन हायर क्लासेस. ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन देने के लिए या किसी टॉपिक को हायर क्लासेस में रिपीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. एंड एक्सप्लेनेशन फॉर थ्योरेटिकल थिंग्स दैट हैव नॉट बीन डेमोन्स्ट्रेटेड. और 4 थ्योरेटिकल चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो डेमोन्स्ट्रेट नहीं की गई हैं. तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा. तो तीनों चीज़ करेक्ट है, क्योंकि लेक्चर से हमें फैक्चुअल नॉलेज भी मिलती है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी मिलता है और कुछ टॉपिक्स के लिए रिपीटेशन भी मिलता है, एक्सप्लेनेशन भी मिलती है थ्योरेटिकल चीज़ों के लिए जो डेमोन्स्ट्रेट नहीं की जा सकती या नहीं की गई हैं. तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों सही हैं. नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस को एनालाइज करें तो वो टीचिंग के बेसिस पे हैं. मतलब हमें टीचिंग कैसे करनी है. सारे टीचिंग से जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड में आता है, टीचिंग का मटेरियल कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर अप्रोच, टीचर सेंटर अप्रोच, गाइडेंस, काउंसलिंग, फिर टीचिंग मटेरियल, ठीक है, टीचिंग की जो भी मेथड्स हैं, प्रोसेस हैं, उन सब के ऊपर क्वेश्चंस हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज इन्वाइटिंग विजिटर्स टू क्लासरूम एसोसिएटेड विद. कौन सी इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो इन्वाइट करती है विजिटर्स को क्लासरूम में, जो उससे एसोसिएटेड है. ठीक है. कौन सी इनमें से एक्टिविटी है, एक्सप्लेनिंग, रिसर्चिंग, डिस्कसिंग या क्रिएटिंग, सोर्सिंग ऑथेंटिक सिचुएशन. तो यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेनिंग नहीं हो सकता, रिसर्चिंग नहीं हो सकता, डिस्कशन नहीं हो सकता. क्रिएट करना या सोर्स करना ऑथेंटिक सिचुएशंस को अलो करता है विजिटर्स को किसमें, क्लास के साथ क्लासरूम में एक्टिविटीज़ में एसोसिएट होने में. ठीक है. नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्कूल इन्वायरमेंट विल मेक एजुकेशन मोर इफेक्टिव एंड इट विल बी कंडसिव टू लर्निंग. इनमें से कौन सा टाइप का स्कूल इन्वायरमेंट है जो एजुकेशन को ज़्यादा इफेक्टिव बना देगा, जिसकी वजह से लर्निंग क्या हो जाएगी, कंडसिव हो जाएगी. लर्निंग कैसी हो जाएगी, कंडसिव हो जाएगी. ठीक है. पहला है द एक्सट्रीम हीट. अगर बहुत ज़्यादा हीट होगी और क्राउडेड रूम होंगे, द चिल्ड्रन आर स्वेटिंग एंड मेकिंग नॉइस, तो कंडसिव इन्वायरमेंट नहीं होगा, बच्चे नहीं सीख पाएंगे ऐसे इन्वायरमेंट में. तो ये तो गलत है. सेकंड, द क्लासरूम इज स्मॉल. अगर क्लासरूम स्मॉल होगा, इन एडुकेट स्पेस होगा, प्रॉपर स्पेस नहीं होगा फ्री मूवमेंट के लिए, तो वहाँ पे भी बच्चे नहीं सीख पाएंगे, तो ये भी इनकरेक्ट है. द टीचर इज शाउटिंग. अगर टीचर शाउट करा तो बच्चे डरे रहेंगे, तो फियर उनके माइंड को ऑक्यूपाई कर लेगा, जिसकी वजह से वो लर्निंग नहीं कर पाएंगे. द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर्टिस्ट फुल्ली डेकोरेटेड विद लर्निंग मटेरियल. अगर लर्निंग मटेरियल से क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है तो इट विल हेल्प इन लर्निंग. तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एन एक्टिव पार्ट ऑफ द असेसमेंट इन लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच टू लर्निंग. इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो एक्टिव पार्ट फॉर्म करता है असेसमेंट इन लर्निंग में. जब हम लर्निंग की असेसमेंट करते हैं तो उसमें इनमें से कौन सा एक्टिव पार्ट फॉर्म करता है. पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट, इंटीग्रेटेड असेसमेंट, स्टूडेंट्स एंड टीचर एग्री ऑन फीडबैक, टाइम फ्रेम्स. कौन सा है इनमें से, अगर हम देखें, देखो पियर और सेल्फ असेसमेंट करेक्ट है. इंटीग्रेटेड असेसमेंट ये भी सही है, जिसमें हमारी फॉर्मेटिव सम्मेटिव हमारी इंटीग्रेटेड हो जाए. स्टूडेंट एंड टीचर एग्री कर रहे हैं फीडबैक टाइम फ्रेम पे, तो दोनों ही एग्री करने चाहिए, तभी असेसमेंट हमारी इफेक्टिव हो पाएगी. तो यहाँ पे बोला है कि कौन सा इनमें से एक्टिव पार्ट प्ले करता है.
तो तीनों ही करते हैं, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे सेकंड आना चाहिए था एंड थर्ड, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज इन्वॉल्व इन द एजुकेशनल स्टेज ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो एजुकेशनल स्टेज में काम आती है, इन्वॉल्व होती है जब भी हम पेडागोजिकल एनालिसिस करते हैं। गिविंग फीडबैक, तो फीडबैक देना तो काम आता ही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज इन्वॉल्व इन एजुकेशनल स्टेज, अच्छा फीडबैक देना एजुकेशनल स्टेज पे पूछा है। देखो एजुकेशनल स्टेज पे पूछा है कि पेडागोजिकल एनालिसिस के लिए कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी। गिविंग फीडबैक, डिटरमाइनिंग द टूल्स टू चेक द अचीवमेंट ऑफ द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, टूल्स को डिटरमाइन करना ताकि हम क्या कर सकें, जो भी हमें लर्निंग आउटकम चाहिए था उस लर्निंग आउटकम की अचीवमेंट्स को चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ टूल्स को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि इन्हीं टूल्स की हेल्प से हम अचीवमेंट को देख पाएंगे। स्टेटिंग लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम को स्टेट करना नहीं, इससे तो हम पहले ही पहले ही सोच के बैठ जाएंगे यही आउटकम होगा, ये तो गलत है। आइडेंटिफाइंग द टाइप्स ऑफ लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो फीडबैक जब दिया जाता है जब रेमेडियल टीचिंग करनी हो, तो यहाँ पे सेकंड विल बी द एप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि हमें टूल्स को डिटरमाइन करना पड़ेगा लर्निंग आउटकम्स की अचीवमेंट को चेक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन, कौन सा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ टीचिंग, टीचिंग के पीरियड की ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, वो किस पे बेस्ड होना चाहिए। इसने बोला कौन सा कंसिडरेशन, इनमें से किसको हम कंसीडर करें टीचिंग के पीरियड की ड्यूरेशन को कंसीडर करने के लिए, कौन सा इनमें से हमें चूज़ करना चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, या फिर एज, अटेंशन स्पैन ऑफ स्टूडेंट्स, या टीचर डिस्क्रिशन, नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। तो हमें क्या चूज़ करना चाहिए, नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, क्योंकि इसने बोला है जब भी हम टीचिंग कर रहे हैं तो टीचिंग कितनी देर की होनी चाहिए, पीरियड ऑफ टीचिंग, ठीक है, या ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ टीचिंग को कंसीडर करने के लिए हमें नेचर ऑफ सब्जेक्ट देखना चाहिए। जैसे कौन सा सब्जेक्ट है, अगर बच्चे ज़्यादा बोर हो रहे हैं तो थोड़ा शॉर्ट रखना चाहिए। अगर मान लो मैथ्स को हम टीच कर रहे हैं, पहले हम प्रिंसिपल्स या फॉर्मूलाज सिखाएंगे बच्चे को, फिर हम उसमें से एक सम निकाल के दिखाएंगे, फिर वैसे हम सम देंगे, तो उसके लिए हमें टाइम पीरियड ज़्यादा चाहिए होगा। तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल। तो माइक्रो टीचिंग साइकिल के लिए कितना टाइम होना चाहिए, 36 मिनट्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें से क्या पूछा गया है, माइक्रो टीचिंग का पूछा गया है। तो माइक्रो टीचिंग में और मैक्रो टीचिंग में एक बार डिफरेंस समझ लेते हैं, माइक्रो टीचिंग वर्सेस मैक्रो टीचिंग, ठीक है। देखो जो माइक्रो टीचिंग होती है वो 5 to 10 मिनट्स होती है, ठीक है, 5 to 10 मिनट्स के लिए होती है। तो यहाँ पे अगर माइक्रो टीचिंग पूछी गई है तो यहाँ पे ऑप्शन सी गलत दिए गए, या तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मैक्रो होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि माइक्रो टीचिंग के लिए 5 to 10 मिनट्स होते हैं हमारे, और स्टूडेंट भी वहाँ पे 5 to 10 ही होते हैं। और यहाँ पे हम एक स्किल को, वन स्किल एट ए टाइम डिस्कस करते हैं, एक स्किल पे फोकस करते हैं एक टाइम पे, और फीडबैक यहाँ पे इमीडिएट दिया जाता है, ठीक है। और मैक्रो टीचिंग की बात करें तो ये मैक्रो टीचिंग 35 to 40 मिनट की होती है, और यहाँ पे स्टूडेंट मोस्टली 35 to 60 तक हो सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल स्किल्स पे ध्यान देते हैं, मल्टीपल स्किल्स पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे इमीडिएट नहीं होता फीडबैक, नॉट इमीडिएट आफ्टर द क्लास, यहाँ पे इमीडिएट नहीं होता, और ये हमारी रियल क्लासरूम टीचिंग होती है मैक्रो टीचिंग, ठीक है। माइक्रो टीचिंग होती है जब हम छोटे छोटे स्टेप्स, जैसे बीएड के टाइम पे हम माइक्रो टीचिंग करते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे टीचिंग साइकिल की बात करें, ठीक है, टीचिंग साइकिल की बात करें तो हमारी जो टीचिंग साइकिल है, माइक्रो टीचिंग साइकिल की बात की गई। अब देखो डिफरेंस समझो, अगर यहाँ पे सिर्फ माइक्रो टीचिंग लिखा होता, सॉरी ये क्वेश्चन ठीक है भाई, ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ माइक्रो टीचिंग लिखा होता तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता, पर यहाँ पे माइक्रो टीचिंग साइकिल के बारे में बात किया गया है, तो माइक्रो टीचिंग साइकिल 36 मिनट की होगी, करेक्ट है। ये 40 to 45 मिनट्स की भी हो सकती है, इसमें डिफरेंट 4 फेजेस होते हैं, क्योंकि साइकिल की बात की गई है। अगर सिर्फ माइक्रो टीचिंग की बात की जाती तो 10 से 15 मिनट ही आंसर होता, ठीक है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 फेजेस होती हैं, एक होती है प्लानिंग फेज, एक क्या होती है प्लानिंग फेज,
प्लानिंग फेज़, क्लास से पहले प्लानिंग करेंगे कि क्या पढ़ाना है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, लेसन प्लान बनाएंगे, टीचिंग एड्स डिसाइड करेंगे कि क्या क्या चाहिए हमें, है ना, असेसमेंट के क्वेश्चंस, क्या क्या एक्टिविटी करवाएंगे, वो सब प्लानिंग फेज़ में आ जाता है, जो हम डिसाइड करते हैं। फिर हमारी प्रेजेंटेशन फेज़ आती है जिसमें हम टीचिंग करते हैं। प्रेजेंटेशन फेज़ मतलब कि टीचिंग फेज़, ठीक है, ये हमारी 20 to 25 मिनट्स की भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट या इवोल्यूशन फेज़ आती है, असेसमेंट करते हैं, इवोल्यूशन फेज़ करते हैं, 5 मिनट की भी हो सकती है, 8 मिनट की भी हो सकती है, जिसमें ओरल क्वेश्चंस पूछते हैं, क्विक टेस्ट ले लेते हैं। फिर एक फीडबैक हमारी या रिफ्लेक्शन फेज़ आती है जिसमें टीचर एनालाइज करता है 2-3 मिनट में कि बच्चों ने सीखा या नहीं सीखा। तो हमारी माइक्रो टीचिंग साइकिल की बात की गई है, तो ये स्टैंडर्ड इसका टाइम माना जाता है 36 मिनट, तो ये करेक्ट है। अगर सिर्फ यहाँ पे माइक्रो टीचिंग होता तो 10 to 15 मिनट्स होता आंसर। नेक्स्ट है, इफ़ अ स्टूडेंट आर नॉट टॉकिंग, इफ अ स्टूडेंट इज़ नॉट टॉकिंग होना चाहिए ना, इफ़ अ स्टूडेंट पूछा है तो यहाँ पे क्या होगा, इफ़ द स्टूडेंट्स आर नॉट टॉकिंग, स्टूडेंट्स है क्योंकि तो आर, ठीक है। इफ़ द स्टूडेंट्स आर नॉट टॉकिंग टेकिंग इंटरेस्ट इन द स्टडीज़, टीचर शुड, अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं स्टडीज़ में तो टीचर को क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है। रिपोर्ट द मैटर टू प्रिंसिपल एंड कन्वे टू द पेरेंट्स, प्रिंसिपल से रिपोर्ट करने में क्या फ़र्क पड़ेगा, बस उन पर डांट लग जाएगी, बच्चे डर जाएंगे, बट वो अटेंटिव नहीं हो सकते, इंटरेस्ट नहीं ले सकते, तो ये गलत रहेगा। एडवाइज द स्टूडेंट टू टेक इंटरेस्ट, एडवाइस से क्या हो जाएगा, बच्चा 2 मिनट अटेंशन पे करेगा सब्जेक्ट पे और फिर उसके बाद उसकी अटेंशन लॉस्ट हो जाएगी। एज ए स्टूडेंट एज टू आस्क अ स्टूडेंट एज टू वाई आर दे नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, मोस्टली बच्चे टीचर से डरते हैं तो वो क्लियरली नहीं बता पाते, वो इंट्रोवर्ट होते हैं, तो बच्चे से पूछना भी यहाँ पे सोल्यूशन नहीं रहेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, पॉन्डर ओवर द कॉजेज फॉर लेक ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान दो कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है स्टडीज़ में, और वैसे ही उसके अकॉर्डिंग रेमेडियल सॉल्यूशन यहाँ पे निकालो। नेक्स्ट है, इफ़ यू फाइंड ए स्टूडेंट वियरिंग सम ओल्ड ड्रेस इन योर क्लास, यू विल, क्या करोगे, यू नॉट पे अटेंशन, नहीं, अगर पे अटेंशन नहीं करेंगे तो बार बार क्या करेगा, हमारी ओल्ड ड्रेस पहन के आएगा। मेक ए जोक करना सही नहीं है, बच्चा इन्फीरियर फील करता है, उसका कॉन्फिडेंस गिरता है, बच्चा मतलब सेल्फ हेटिंग मतलब खुद को हेट करने लग जाता है। काउंसिल और हर हिम टू वियर स्कूल यूनिफॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ सच ड्रेस, यूनिफॉर्म ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टेड होगा यहाँ पे, ठीक है, यूनिफॉर्म इंस्टेड ऑफ सच ड्रेस। काउंसिल हर हिम टू वियर स्कूल यूनिफॉर्म इंस्टेड ऑफ स्कूल सच ड्रेस, जो वो ड्रेस पहन रहा है उस ड्रेस को पहनने की बजाय उसको काउंसिल करो कि बेटा अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो 2-3 दिन में अरेंज करो, या कुछ हेल्प हो सकती है, क्या रीज़न है वो ड्रेस नहीं पहन के आ रहा, उसके पेरेंट्स को कॉल करके बोलो, ठीक है, तो उसको काउंसिल करो, तो ये क्या होगा, सही तरीका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, लर्नर सेंटर अप्रोच में टीचर का क्या रोल होता है। टीचर मस्ट वॉच द बिहेवियर एंड एक्टिविटीज़ ऑफ लर्नर्स एंड आउट ऑफ द क्लासरूम, इन एंड आउट ऑफ द क्लासरूम, टीचर को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए बिहेवियर बच्चे का और एक्टिविटीज़ किसकी, लर्नर्स की, मतलब स्टूडेंट्स की, क्लास के बाहर भी और क्लास के अंदर भी। क्लास के बाहर जैसे भाई बच्चे कैंटीन के पास खड़े हैं या फिर वो वॉशरूम गए हैं तो वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, गेम के टाइम पे भी और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के टाइम पे, कल्चरल एक्टिविटीज़ के टाइम पे, असेंबली के टाइम पे, उसमें भी टीचर को देखना पड़ेगा और क्लासरूम में भी देखना पड़ेगा, तो सही है। नेक्स्ट है, टीचर ऑलवेज नीड टू लुक आउट फॉर ओकेजन्स टू हेल्प द लर्नर्स वाइल दे आर इंगेज इन लर्निंग, जब बच्चे इंगेज होते हैं लर्निंग में तो ऐसे ओकेजन्स देखने चाहिए जिसमें वो बच्चों की हेल्प कर सके, तो ये भी सही है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स विद स्वच्छ भारत अभियान, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड ए टीचर अडेप्ट, कौन सा मेथड इनमें से टीचर को अडेप्ट करना चाहिए अगर वो सेंसिटिविटी लेके आना चाहते हैं बच्चों में स्वच्छ भारत अभियान के लिए। इज ऐसे राइटिंग कंपटीशन करवाना चाहिए, या रीडिंग द पॉलिसी, या फिर पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, ये सारे क्या हो गए, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो गया, बट जब वो क्लासरूम की क्लीनलीनेस उसको सिखाएंगे तो हम बोलेंगे कि आप भी योगदान दे रहे हो स्वच्छ भारत अभियान में, आप अपनी क्लास को क्लीन करके योगदान दे रहे हो, ठीक है। हर कोई मतलब
क्लास, अपनी क्लास को मतलब जो क्लास के स्टूडेंट है वो अपनी क्लास को क्लीन करेंगे तो सबकी क्लासेस क्लीन हो जाएंगी, या वो क्लीन रखेंगे या कचरा नहीं फैलाएंगे तो वो स्वच्छ भारत अभियान में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये हैंड ऑन एक्सपीरियंस है बच्चों के लिए। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, in case a student is not performing well, what should a teacher do? अगर एक बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो टीचर को क्या करना चाहिए? उसको इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए? नहीं। बच्चे को नेग्लेक्ट करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस सुधरेगी ही नहीं। डिलीट द डिफिकल्ट चैप्टर फॉर द स्टूडेंट? नहीं, हमें डिफिकल्टीज को ईजी बना के बच्चों को सिखाना होता है। काउंसलिंग करेंगे उसकी, या फिर गिव लेस होमवर्क टू द होल क्लास? तो बेस्ट होता है उसको काउंसिल करना, क्योंकि अगर हम पूरी क्लास को लेस होमवर्क देंगे तो सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं क्लासरूम में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स में बैडली अफेक्ट लर्निंग? कौन सा फैक्टर है इनमें से जो नेगेटिव वे में अफेक्ट करेगा लर्निंग को? नॉइजी सराउंडिंग्स, बैड सोशल सर्कल्स, स्मॉल क्लासरूम, डिसकम्फर्टेबल फर्नीचर। बैडली अफेक्ट तो सभी करेंगे, नॉइजी सराउंडिंग भी करेगा, बैड सोशल सर्कल भी करेगा, स्मॉल क्लासरूम भी करेगा और डिसकम्फर्टेबल फर्नीचर भी करेगा। पर यहाँ पे पूछा गया है सबसे ज़्यादा कौन अफेक्ट करेगा, तो बैड सोशल सर्कल, क्योंकि जैसे वो संगत में होंगे वैसा ही वो सीखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन फॉर टीचिंग ज्योमेट्रिकल थ्योरम हम सिखाना चाहते हैं बच्चे को, वो क्लास 8th का स्टूडेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी मोस्ट डिजायरेबल? इनमें से कौन सा मेथड है जो सबसे अच्छा रहेगा अगर हम जियोमेट्रिकल थ्योरम बच्चे को सिखाना चाहते हैं? प्रोजेक्ट मेथड, एनालिटिकल सिंथेटिक मेथड, डिडक्टिव मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड? तो यहाँ पे क्या होगा? एनालिटिकल सिंथेटिक मेथड। क्यों? क्योंकि वो एनालाइज करेंगे और फिर वो सिंथेसाइज करेंगे। एनालिटिकल सिंथेटिक मेथड करेक्ट रहेगा जियोमेट्रिकल थ्योरम को सिखाने के लिए। नेक्स्ट है, वाइल टीचिंग द कंसेप्ट ऑफ ए सर्कल विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट वे टू डू इट? अगर हम सर्कल के बारे में बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा बेस्ट तरीका रहेगा? ठीक है, तो प्रेजेंट पिक्चर्स ऑफ सर्कल ऑफ वेरियस साइज, यही हमारा सही रहेगा, या प्रेजेंट ए पिक्चर ऑफ सर्कल? पॉलीगॉन से तो उसको सर्कल नहीं समझ में आएगा, सर्कल से तो समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट ए पिक्चर ऑफ सर्कल, प्रेजेंट पिक्चर ऑफ सर्कल एंड एलिप्सिस, ठीक है, तो सबसे सही क्या है यहाँ पे? वेरियस साइज के अगर सर्कल हम लेके आएंगे तो उससे बच्चे को कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट है, टू मेक ऑल स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन होमवर्क इट शुड बी। अगर हम सब बच्चों को चाहते हैं कि उनका इंटरेस्ट आ जाए होमवर्क करने में तो हमें क्या करना चाहिए? हमें होमवर्क ऐसा देना चाहिए कि वो सिर्फ बुक से हो, इक्वल लेवल का हो, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, आउट ऑफ द बुक हो। तो वो क्या होना चाहिए? बुक से ही होना चाहिए। जो टेक्स्ट बुक हम पढ़ा रहे हैं, जो लेसन हमने जहाँ से पढ़ाया है उसी से हमें बच्चे को होमवर्क देना चाहिए। नेक्स्ट है, इन विच स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट मेथड की किस स्टेज में आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज एंड टूल्स, आइडेंटिफिकेशन सोर्सेज की और टूल्स की फॉर द प्रोजेक्ट इज नोटेड? किस स्टेज में प्रोजेक्ट मेथड के सोर्सेज को हम आइडेंटिफाई करते हैं और टूल्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो भी प्रोजेक्ट में हमने यूज़ किए हैं? किस टाइम पे हम नोट डाउन करते हैं सोर्सेज और टूल्स? ये पूछा गया है। एक्टिविटी स्टेज पे, पोस्ट एक्टिव स्टेज पे, प्लानिंग पे, प्री एक्टिविटी? तो एक्टिविटी की स्टेज पे ही तो करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ कहाँ से हमने अलग अलग चीज़ें ली हैं और कौन कौन से टूल्स हमने यूज़ किए हैं। तो एक्टिविटी स्टेज पे ही हम ऐसा करते हैं।